आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सिंपली कहा जाए तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, ठीक है। और ये हम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई में ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, आपने नाम सुना होगा, यानी कि आज ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके पहले तक आप लोगों ने बहुत बार बहुत किसी के मुंह से सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, कोई कह रहा होगा बहुत आसान भी है, कोई कह रहा होगा मीडियम भी है ना। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप बहुत बहुत सुन चुके हैं, वर्ड बहुत बार आप सुन चुके हैं, लेकिन वाकई में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, वो हम लोग आज मालूम चलेगा, है ना। इसके पहले तक केवल सुने थे, आज हम लोग इसको देख भी लेंगे ये है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो चैप्टर है, अच्छा पहले चैप्टर के नाम पे आप जरा ध्यान दो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि क्लास 10th में पहली बार आपका पाला पढ़ने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, पहला बात। दूसरा बात, ये ट्रिग्नोमेट्री का केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, यानी कि क्लास 10th में पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे वो हाई लेवल का नहीं होगा। ये केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, जहां से ट्रिग्नोमेट्री हमारा शुरू होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th में अभी आप पढ़ेंगे ना, ये कुछ भी नहीं है। इसका जो हाई लेवल स्टार्ट होगा वो 11th में होगा। तो वहां पे आप अच्छी तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप क्लास 10th के बेस को समझ जाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ना क्लास 10th में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा कुछ चीज होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप एक बार जान लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग किस प्रकार से इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, सबसे फर्स्ट। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो टॉपिक है। और इस टॉपिक के लिए यानी कि 1 2 3 4 टॉपिक है, और इन चारों टॉपिक के लिए एक एक अलग अलग एक्सरसाइज है। जैसे पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी बता रहे हैं, उसके बाद फिर नया वाला भी बता देंगे। इस वाले के लिए आप एक्सरसाइज है 8.1, इस वाले के लिए आप एक्सरसाइज है 8.2, इसके लिए है 8.3 और इसके लिए है 8.4, ठीक है। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से पहले दोबारा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे इस चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और चूंकि जब से कोरोना आया है उस समय से इसमें ना थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है, जिसमें आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। टॉपिक नंबर 4 और एक्सरसाइज 8.3। तो जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें 8.3 एक्सरसाइज को आप कट कर लीजिए, एक्सरसाइज को कट कर लीजिए, और ये वाला टॉपिक भी आप कट कर लीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक के लिए हमारा वो एक्सरसाइज था। तो जिसके पास ये पुराना वाला बुक है उसमें से आप 8.3 कट कर लेंगे, वो हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली अब 4 चीज पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये वाला टॉपिक, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये छोटा सा जानकारी आपके लिए था, जो कि बहुत बार हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर का मेन शुरुआत करने वाले हैं। देखो, जैसा कि हमने आपको कहा कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली क्लास 10th में हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का लेवल ना बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, वो आपको क्लास 11th में मिलेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का चूंकि आपको पहली बार आपसे इसका पाला पड़ रहा है, तो इसमें ना आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक नहीं लेकर जाया जाएगा। यानी कि बस ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेस बताया जाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा कुछ चीज होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, समझिएगा तो मेरे बातों को ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला इसमें हमारा है ट्री, TRI, उसके बाद GON, उसके बाद मेट्री, METRY, मेट्री। ये 3 वर्ड से मिलके हमारा बना हुआ है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे एक ओ जो है ना हमारा हट रहा है, कोई बात नहीं, उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो TRI, GON, उसके बाद ओ है, ओ हमने यहाँ पे नहीं लिखा, उसको आप हटा सकते हैं। उसके बाद मेट्री, और ये हमारा मेट्री, ठीक है। चलिए
अब यदि मैट्रिक के जगह पे आपको मैट्रिक लिखने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप मेट्रॉन भी लिख सकते हैं, METRON, मेट्रॉन। अब इसके मतलब को आप समझ लेते हैं क्या होता है, क्या हो गया। चलो अब देखो, ट्री का मतलब होता है 3, पूरा बेसिक से चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि पहली बार आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो जानबूझ के हम इस चैप्टर में ना बहुत स्लो चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके देखो, यदि चैप्टर ट्रायंगल का होता, सर्किल का होता, या फिर किसी और का होता, तो थोड़ा सा हम फास्ट चल भी सकते थे, क्योंकि बेसिक चीज आपको पहले से क्लियर होता है, उसमें एडवांस बताने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये चैप्टर ही आपके लिए पूरा का पूरा नया है, इसलिए हम जानबूझ के कोशिश करेंगे चैप्टर में थोड़ा सा धीरे चला जाए, बेसिक को पहले कंप्लीट किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हाँ, उसके बाद गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री या फिर मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे ना इसके मतलब को देख के बोलेंगे कि सर 3 साइड वाले को मेजर करेंगे ना, वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बिल्कुल यही होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का असल मतलब क्या मालूम है। अब इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, समझिए ध्यान से मेरी बातों को। इसमें ना सबसे पहला बात समझिए आप ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग क्या करते, किस लिए करते हैं बताते हैं। एंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड इस दुनिया में जितना भी सवाल है, यानी कि जितना भी प्रॉब्लम एंगल से रिलेटेड बन सकता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक अलग ही प्रकार के ब्रांच मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इस दुनिया में जितना भी एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंगल से जुड़ा हुआ और साइड से जुड़ा हुआ, दोनों से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री चूंकि 3 वर्ड से मिला हुआ है, ट्रिगोनमेट्री, 3 साइड्स मेजर, इसका मतलब केवल साइड के बारे में नहीं सोचना है आपको, एंगल के बारे में भी सोचना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग एंगल से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने के लिए करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ पे किया गया था मालूम है? इजिप्ट और बेबीलोन में। इजिप्ट एक जगह आपको मालूम है, और बेबीलोन एक जगह है जो कि आज इराक में पड़ता है। इराक, IRAQ वाला इराक जो है ना, वहां पे आज हमारा ये बेबीलोन एक जगह है, BABYLON लॉन, बेबीलोन एक जगह का नाम है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना, बेबीलोन जगह का नाम है। तो ये आज जो है ना हमारे इराक के अंदर पड़ता है। तो सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल इजिप्ट और बेबीलोन में किया गया, ठीक है। और इससे भी पहले जो हमारे बहुत पुराने पुराने साइंटिस्ट लोग थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किस लिए करते थे मालूम है? वो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल धरती से तारा का कितना दूरी है ये पता करने के लिए करते थे। धरती से चंद्रमा का कितना दूरी है ये पता करने के लिए करते थे। धरती से अलग अलग प्लैनेट का कितना दूरी है ये पता करने के लिए करते थे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल पहले। लेकिन सभी में जो कॉमन बात है वो ये है कि एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में छोटा सा जानकारी आपके लिए हो गया। एक बार दोबारा बता रहे हैं क्योंकि हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिला हुआ है, ट्रिगोनमेट्री यानी कि 3 साइड्स मेजर्स, और साइड के बदले केवल साइड नहीं बोलना है, आप इसको एंगल भी बोल सकते हैं। तो एंगल से रिलेटेड जितने भी दुनिया में सवाल हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया इजिप्ट और बेबीलोन में। और इजिप्ट आपको मालूम ही है, बेबीलोन हमारा इराक में पड़ता है, ठीक है। और पुराने जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे पुराने जमाने में, वो इसका इस्तेमाल बेसिकली धरती से चंद्रमा का, धरती से मून का, धरती से सॉरी चंद्रमा मून तो एक ही हो गया, धरती से मून का, धरती से स्टार का और धरती से प्लैनेट का दूरी कितना है इसका पता करने के लिए वो लोग करते थे। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना ट्रिग्नोमेट्री को ना हिंदी में जानने का मन होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ा विचित्र नाम है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। मिति त्रिकोणमिति लिख लो इसको हिंदी में, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको हिंदी में कहते हैं, बस एडिशनल जानकारी के लिए बहुत है। शुरू करें अब हमरा, चल त्रिकोणमिति लिखा हुआ है वहां पे, चलो शुरू किया जाए अब।
चलो, तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आपका ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जब जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तब तब आपको राइट एंगल ट्राइंगल से सामना करना पड़ेगा। हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा फिर भी बताना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक अपना क्लियर कर लें। देखो ध्यान से, यदि अभी हम इसमें कुछ पॉइंट मेंशन ना भी करें ना, तो आप बता देंगे कि सर ये एक राइट ट्रायंगल है ना। चलो, अब इसका कुछ नाम ले लेते हैं हम लोग। सपोज ए, बी और सी। आपको मालूम है ये हमारा 90 डिग्री होता है। 90 के जस्ट सामने जो होता है वो हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यानी कि हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलो, तो इस एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे बगल में लिख भी देते हैं 90 डिग्री, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। चलो, एक अब एक बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। पहले समझ लीजिए ध्यान से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फिर कंफ्यूज हो जाओगे। समझो, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। 90 के जस्ट सामने वाला हमारा साइड क्या रहता है? हाइपोटेनस, ठीक है। अब एक बात हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है, बताना जरा सोच के। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। ये अकेला 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला और ये वाला एंगल 90 से छोटा ही होगा। हालांकि ये अकेला 90 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 और 90 180 हो गया। लेकिन ये अकेला एंगल जो भी हो 90 से छोटा ही होगा, ये वाला भी 90 से छोटा ही होगा। तो क्या आपको एग्जैक्ट मालूम है कि ये कितना होगा? नहीं मालूम है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आपको मालूम ना हो कि वो एंगल हमारा एग्जैक्ट कितना होगा, उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं थीटा से। थीटा लिखने का तरीका क्या है? ओ लिखो और बीच से अब इसको ऐसे कर दो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे करना है, ऐसे कर दो, मतलब चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो आपको मालूम ही नहीं है कि सर ये अकेला 90 है, तो ये कितना होगा मालूम नहीं है हमको। तो जब भी हमको यहाँ पे एंगल मालूम नहीं है ना, वो एक्स नहीं मानेंगे। यहाँ पे एंगल एक्स नहीं माना जाता, यहाँ पे एंगल यदि आपको मालूम ना हो तो थीटा मान लो, और इसको हम लोग कहते हैं थीटा। बहुत बार नाम सुना होगा आपने चैप्टर को पढ़ने से पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, क्या क्या है, बहुत अलग अलग नाम है ना। सब के बारे में इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यदि देखा जाए तो। उसके बाद उसी प्रकार से ये वाला एंगल भी आपको नहीं मालूम है क्या होगा, तो ये वाला भी हमारा थीटा ही कहलाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा एक और जानकारी देते हैं आपको, ठीक है ना। देखना, देखो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। आपको मालूम हो गया अब कि सर 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। लेकिन फिर आप बताइए आप कि हमारा फिर परपेंडिकुलर कौन होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब बताओ कि जब ये हमारा देखो हाइपोटेनस में सोचना ही नहीं होता है, 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर में आप फंस जाओगे। तो बताओ परपेंडिकुलर हमारा ये वाला ले या फिर ये वाला ले? दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जहां पे आपको थीटा दिखे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए यदि यहाँ पे थीटा नहीं है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे केवल थीटा है, तो इसके सामने वाला साइड हमारा कौन हुआ? ये हुआ। इट मीन्स इस वाले राइट ट्रायंगल के लिए ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे भी तो थीटा था। कोई बात नहीं है, यदि यहाँ पे थीटा है तो उस केस में हमारा ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर बार 2 थीटा आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे अब आपको मालूम चल गया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, इसको लिख लीजिए आप लोग। और परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ओके। और ये हमारा बेस हो गया, और बेस को डिनोट करेंगे स्मॉल b से। आगे बढ़े हम लोग।
चलिए तो यहाँ पे याद रखेगा थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया वो तो हमारा बेस ही होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए जो चीज आपने यहाँ पे सीखा है उसी चीज को थोड़ा सा बस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी प्रकार से आगे बढ़िए फिर। हाँ, ए बी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ए बी परपेंडिकुलर हो गया, इसको डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल पी से। ओके, आगे फिर उसके बाद फिर हमारा इसमें बी सी क्या है बताइए? बी सी बेस हो गया, डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। उसी प्रकार हमारा इसमें ए सी क्या हो गया? हाइपोटेनस, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एच से। ओके, चलिए अब याद कीजिए अपना छोटे यानी कि क्लास 10 से पहले वाला क्लास, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आप देखते थे और उसमें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस रहता था तो हम लोग क्या लगाते थे? पाइथागोरस थ्योरम। याद आ गया होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है देखा जाए थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे एक बात और बताइए हमको, एंगल बी तो हमारा 90 है, ठीक है, तो फिर एंगल सी हमारा कितना हुआ? एंगल सी 90 माइनस थीटा। अरे नहीं, एंगल सी केवल बताओ, थीटा कुछ नहीं मालूम है तो थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल सी है, एंगल सी का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? एंगल ए सी बी क्या है हमारा? थीटा है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है वो भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल है इसका। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच हाइपोटेनस का आप स्क्वायर करो वो उतना ही होगा जितना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करने पे होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर का, सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हाइपोटेनस के बारे में। ये सब चीज आप लोग पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी हम दोबारा क्यों बता रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये आपका ना एक बार रिवीजन होना चाहिए, पहला बात, और दूसरा बात इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब का इस्तेमाल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले वाले टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, ये हमारा आज का सबसे पहला वाला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक हमारा। इसमें पहला टॉपिक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज का सबसे पहला टॉपिक। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ना, अच्छा यहाँ पे तक दो रेशियो लिखा हुआ है। रेशियो का मतलब फलाना बाय फलाना, ऐसा कुछ होता था। जैसे मान लीजिए यदि 4:5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4/5, है ना? इसी प्रकार का कुछ हमारा इसमें भी होगा। देखा जाए इसमें क्या है। इसमें हमारा रेशियो है सबसे पहला। देखो इसमें ना अभी बहुत कुछ जो हम बताएंगे ना, बस आपको उस समझ लेना है पहला बात, और दूसरा बात उसको याद कर लेना है। इसका इस्तेमाल आपको तब मालूम चलेगा जब हम कुछ सवालों को बताएंगे। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहला इसमें है हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू, और दूसरा हमारा इसमें है साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, और तीसरा है हमारा इसमें टेन थीटा। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। पांचवें नंबर में है सेक थीटा, और छवें नंबर में है कॉट थीटा। अब देखिए ध्यान से, इन सभी का जो आप लिखेंगे ना, पहला अक्षर सभी का छोटा छोटा होगा, स्मॉल वाला। ठीक है, थोड़ा सा उसको लगाओ, थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं, सभी का छोटा छोटा वाला होगा, स्मॉल लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्या सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो इसके बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H
और इसका b बाई एच और इसका p बाई बी, p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। अभी बता रहे हैं क्या है, ये रेशियो है, बस बताएंगे अभी क्या है, पहले इसको लिख लो इतना, आगे बढ़े। देखो समझना ध्यान से, ये है क्या, ये साइन थीटा का वैल्यू है p बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया में कि साइन थीटा का ना जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो अब आप खुद बताइए कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, cosec का इसका p बाई एच है तो इसका क्या होना चाहिए, h by p, एच बाई पी, वेरी गुड। और उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, h by p, इसका हो जाएगा एच बाई बी। उसी प्रकार से टेन का होता है कॉट उल्टा, तो बी बाई पी। चलो अब देखो, आपको याद क्या रखना है वो सुन लीजिए जरा ध्यान से। जब हम क्लास 10th में थे ना, हम अपना पर्सनली आपको बता रहे हैं, इधर का 3 वाले में ना हमको हमेशा डाउट रहता था, कभी हमको ये अच्छे से याद हो ही नहीं पाया। यानी कि अचानक यदि कोई हमसे क्लास 10th में चलते फिरते पूछ लेता था इसका वैल्यू, तो हम बता तो देते थे लेकिन टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन ये तीनों पूछता था ना तो वो तो मतलब जुबान पे रहता था, कोई बोले और फटाक से निकल जाए। क्यों ये रहता था यार बताते हैं, क्योंकि यदि ये तीनों आपको याद है ना तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, वो वाला अपने याद हो जाएगा। तो यदि आपको ये छवो का छवो याद ना हो सके तो बस आप ये तीनों याद कर लो, इसका उल्टा करके बता देना। जैसे आपसे कोई मान लो पूछ ले कि tan थीटा का वैल्यू बताओ, तो tan थीटा तो आप बता दोगे आराम से, p by p, लेकिन कोई पूछ दे कि cot थीटा का वैल्यू बताओ, तो क्या करना, जस्ट cot का बताना उल्टा क्या है, tan है, tan का उल्टा कर दो, cot निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ना, देखो ऑब्वियस ही बात है, ये 6 है, कोई वैल्यू पूछेगा डाउट हो जाएगा, क्योंकि सभी में P, B, H यही तीनों इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो तीनों का आप छोड़ो, इन तीनों को याद करो, इसका रेसिप्रोकल कर देना उल्टा, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इन्हीं तीन में भी, इन तीन में भी आपको डाउट हो सकता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कैसे याद रखें। अब देखो अलग अलग लोग इसको याद रखने का अलग अलग तरीका देते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग इसको याद रखने का तरीका अपना अलग अलग देते हैं, और मेरा जो तरीका है वो आप सुन लो। ये तरीका थोड़ा सा आसान भी है, आपको याद रखना आसान भी होगा। क्या है देखो, बड़ा विचित्र है लेकिन अच्छा लगेगा आपको सुन के। पापा हेलो, बेटा हेलो और पापा बोलो, ये तरीका है याद रखने का। यदि आपको इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली याद है तो फिर ये ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मान लो यदि याद नहीं है तो पापा हेलो, बेटा हेलो और पापा बोलो, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करोगे ना तो बड़ा हंसी भी आएगा इसमें। जैसे इसमें पापा हेलो का मतलब हो गया कि बेटा बोल रहा है पापा को, पापा हेलो, ठीक है, पापा सुन लिया, फिर पापा रिप्लाई करता है बेटा को, बेटा हेलो, ठीक है, और फिर यहां पे बोलता है बेटा पापा बोलो कुछ, समझ गए बात को। तो यदि यहां पे ये याद ना भी रहे तो ऐसे सिंपल से याद कर लेना, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, सिंपल सा बात। पापा हेलो का मतलब P बाई एच, बेटा बोलो मतलब B बाई एच, पापा हेलो का मतलब P बाई एच, बेटा हेलो का मतलब B बाई एच, और पापा बोलो मतलब P बाई बी। तो यदि आपको याद रह जाता है तो ट्रिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है, और यदि याद नहीं रहता है तो फिर ये लगा लो, पापा हेलो, बेटा हेलो और पापा बोलो, बात खत्म, ठीक है। और बेसिकली इसमें ना बाप बेटे के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया गया है ना, और यदि ये याद है तो फिर वो याद हो जाएगा अपने आप। आगे बढ़े हम लोग, चलिए तो इतना आपको यदि, हाँ ये याद कर लेना, क्योंकि जब जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तब तब ये आपको हर बार मिलेगा, हर बार। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से जानते हैं कुछ बातें। देखो हाँ, अब ना यहाँ पे साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, मल्टीप्लाई जो होता है वो वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा, और हाँ ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई का साइन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, याद रखना, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा बीच में, नीचे में नहीं, बीच में बिंदी मिलेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा आपके सामने 1। क्या सर हवा में 1 आ जाएगा, इसका कोई मतलब है, बिल्कुल मतलब है। 1 क्यों आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखा जाए इसका वैल्यू 1 क्यों आएगा, पता करते हैं।
साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, बताइए तो जरा। P by H. पी बाई एच मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, मतलब कि H by P. एच बाई पी। बस काट दो, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना 1/1 मतलब 1। तो लॉजिक है ना इसके पीछे, बिल्कुल लॉजिक है। उसी प्रकार से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कौन कौन सा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। क्या इसे ही आ जाएगा 1 वैल्यू, नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखा जाए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना, Cos का बी बाई एच मल्टीप्लाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, इसको कैंसिल कर दो, 1/1 यानी कि 1। उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी हमारा 1 आता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, वही चीज, ये हमारा p बाई बी है इंटू b बाई पी, तो p से p, b से b कैंसिल, 1/1 यानी कि 1। कोई डाउट इसमें अब, चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल जो हमारा उल्टा वाला कोसेक है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आता है। क्यों आता है, रीजन आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। और कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा बेसिक सा मैथ यानी कि बेसिक कैलकुलेशन लगा के बताइए, क्या इससे हम लोग दो और फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, कौन कौन सा, देखो इसमें हमारा दो फॉर्मूला अलग अलग से कौन कौन सा निकलेगा, समझना पहले। यदि हमको केवल साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा। क्या सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हमारा मल्टीप्लाई में है कॉसेक, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमको केवल कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो क्या बनेगा, 1/10. इसको आप ऐसे ही लिखो, इसको ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा ज़्यादा। यदि हमको केवल और केवल वैल्यू चाहिए किसका, साइन थीटा का, केवल साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा 1/cosec थीटा। उसी प्रकार से यदि केवल हमको वैल्यू चाहिए कॉसेक का तो इसका क्या होगा, बताओ जल्दी, Cosec का चाहिए तो 1/sin. 1/sin थीटा, सिंपल। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अच्छा, एक बात बताओ पहले, क्या इसमें हम कुछ अलग से बता रहे हैं क्या आपको, नहीं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, बस वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, उसी प्रकार से इसका भी हमारा दो वैल्यू निकलेगा, पता करते हैं कौन कौन सा निकलेगा। इसमें पहले हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, बताइए cos का कितना होगा, cos थीटा का हो जाएगा 1/sec थीटा, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, और sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, हाँ 1/cos थीटा। आगे बढ़ा जाए, चलिए, उसी प्रकार से इधर तो जगह नहीं है, अब यहाँ पे कर लो। इसका बताओ tan थीटा का क्या होगा, 1/cot थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा का क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। अब चलो, इसमें कोई डाउट, अब आगे बढ़े हम लोग। चलो, अब मेरे बातों को थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे अब हम क्या बताने वाले हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, हो गया। चलो, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको समझना है। सबसे पहले देखो, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का तो आज हम लोग बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं, और आज हम इतना नहीं बताएंगे, इतना बता दिया काफ़ी है। इतना पहले आप लोग क्या कर लो, एक बार हजम कर लो, मतलब कि पहले इसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, कौन सा वैल्यू कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी आप समझ लीजिए पहले। इतना यदि आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को, तभी जाकर हम अगले वाले क्लास में कुछ नया बताएंगे। क्योंकि देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, और हम जानबूझ के आपको ना ज़्यादा इसमें फास्ट लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा फास्ट लेकर चलेंगे समझ में नहीं आएगा, है ना। और चूंकि आपके पास पहले आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सभी का वैल्यू आपको याद रखना बड़ा आसान है, बस 3 याद रख लो, बात खत्म। P/H, B/H और P/B, इतना से याद ना रहे तो पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, सिंपल बात, ठीक है। चलिए, तो इसी का उल्टा कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा
और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। क्या अपने मन से बना जाएगा? नहीं, हमने उधर किया था, अभी लॉजिक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू हमारा 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा वैल्यू 1 आएगा। यानी कि इस सिंगल फॉर्मूला से हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है, हमने निकाल दिया। इस वाले फॉर्मूला से भी हमारा 2 और निकल सकता है, इस वाले फॉर्मूला से भी हमारा 2 वैल्यू और निकल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ना फॉर्मूला कुछ और हमारे पास है, उसको हम बाद में बताएंगे, एक ही क्लास में नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर बहुत बोरिंग लगने लगेगा। इतना बता दिया हमने। अब इससे रिलेटेड आपको सवाल बना के दिखाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री वाकई में उतना हार्ड नहीं है जितना कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बता के बताया गया, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें आपको डाउट आप लोगों को? तो यहाँ पे ना बेसिकली जो हमने बताया है आपको, तो ये आज आप सीख लीजिए। पहले कल जब आप आएंगे तो इस चीज़ को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल हम लोग कुछ इसके सवालों को टच करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पे तुम बताना भूल ही गए, इसका ना ये जो पूरा आपको इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम लिखा गया है, इस छवों का पूरा नाम है, क्या नाम है छवों का पूरा नाम? देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का पूरा नाम है साइन, SINE। दूसरा नाम कॉस है, इसका नाम है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। तीसरा है टेन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद कौन था? कॉसेक, इसका नाम है कोसेकेंट, पूरा नाम। ये भी आप लिख लीजिए, हालांकि है आपके बुक में, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए इसको बगल में। और सेक का है सेकेंट, SECANT, सेकेंट। और 6 नंबर पे हमारा क्या है? कॉट, इसका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसका पूरा नाम तो आपको मालूम होना चाहिए ना। अब मैथ क्या कहता है ना, मैथ कहता है कि देखो ये ना इन सभी का पूरा नाम है, आपको पूरा नहीं याद रखना है। आप क्या याद रख लो, साइन में से आप ई को हटा दो, साइन बन गया SIN। कोसाइन में से आप INE को हटा दो, कॉस बन गया हमारा। उसके बाद टेंजेंट में आप GENT हटा दो, टेन बन गया। उसके बाद कोसेकेंड में आप एंट हटा दो, एंट मतलब चीटी, ठीक है, उसको आप हटा दो, कॉसेक बन गया। सेकेंड में भी आप एंट को हटा दो, सेक बन गया। उसी प्रकार से कॉट में को एंजेंट हटा दो, एंजेंट, केवल कॉट बन गया। तो ये हमारा इसका पूरा नाम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए आप इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखो, इसमें ना यदि साइन थीटा लिखा हुआ है तो बहुत बच्चे इसको क्या समझते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन इंटू थीटा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं, शायद आप लोग भी ये गलती करें, लेकिन आपको करना नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि साइन थीटा का मतलब है साइन इंटू थीटा, और थीटा का मतलब क्या? कुछ ना कुछ एंगल। तो क्या ये मल्टीप्लाई में है? नहीं, ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं समझना है, ये इक्वल नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये आप नोट करके एक बॉक्स में उस जगह पर लिखेंगे जहां पे आपका बार बार ध्यान जाता रहे। और ये चीज हमारे सबके लिए लागू है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके और इसके लिए भी लागू है। ठीक है, अच्छा आप खुद सोचो, कभी क्या कभी भी आप एंगल को मल्टीप्लाई होते देखे हो क्या आज तक? नहीं देखे हो, तो वहां पे एंगल हमारा कैसे मल्टीप्लाई में हो सकता है? तो वहां पे आपको गलती करने से बचना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आज चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखिएगा। कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन के नीचे ही ट्रिग्नोमेट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, इसका मतलब लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद बगल में त्रिकोणमिति आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद नीचे में आप लिखेंगे, इतना लिखने के बाद ये तीनों चीज, चारों पांचों चीज, 5 चीजें, 5 इसमें से ये वाला ये वाला पॉइंट आपका नहीं है, 4th नंबर, तो आप इसको काट दीजिए। उसके बाद पहले इसके बारे में लिखिए आप, जो अपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद टॉपिक का हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके बारे में आप ये पूरा यहाँ तक लिखिए। उसको लिखने के बाद फिर आप ये इनके बारे में लिखिए। इतना के बाद फिर आप बगल में यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, और नोट करके कहीं पे ये लिख लीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसके बारे में स्क्रीनशॉट लीजिए। और याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप बार बार रिवीजन करके आएंगे, तभी हमारा चैप्टर बहुत आसान हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था
और हमने कहा था कि उसको आप एक बार रिवाइज करके आएंगे, तो मेरे हिसाब से आप रिवाइज करके आए होंगे। उतना कुछ टफ था नहीं, तो उसी से रिलेटेड हम लोग अपना कुछ यहाँ पे सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे ना, हालांकि 2 सवाल लिखे हुए हैं लेकिन और भी सॉल्व करेंगे। जो भी सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे वो आपके एक्सरसाइज 8.1 का ही होगा, लेकिन लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके बुक में लाइन बाय लाइन दे दिया गया है, लेकिन लाइन बाय लाइन सॉल्व करने लगेंगे ना तो फिर मिसमैच हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगा कि पहले ये बताना चाहिए हम वो बताएंगे आपको, लेकिन बताएंगे पूरा। जब ये हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे ना, पूरा जब क्वेश्चन बता देंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि सर ने तो एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 1/2 1 2 3 4 बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि बुक के हिसाब से चलेंगे ना फिर आपको कॉन्सेप्ट ना गड़बड़ा जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे तरफ से आप चलिए क्या है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, उससे घबराना नहीं है। देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया है, गिवन sec थीटा, और यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके अपने सवालों को बनाएंगे, और कैसे बनेगा वो भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये सवाल भी आपके लिए पहली बार है और नया है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसमें क्या कहा गया है पहले आप वो देखो, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसका मतलब क्या अभी बताएंगे। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या सवाल में कहा गया है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोगों ने जो कल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, सबसे पहला हमारा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। इसका वैल्यू पहले बोलिए, p/h, इसका b/h और इसका p/b। उसके बाद फिर हमारा था कॉसेक थीटा, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा, और उसके बाद फिर कॉट थीटा। इसका जस्ट उल्टा होता है ये, इसका होगा h/b और इसका b/p। और जो हमने तरीका बताया था उसके हिसाब से पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, इसी का उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। चलिए, तो जैसे आपको याद रखने का मन है आप वैसे याद रखिए। वहाँ पे हम एक बार इसलिए लिख दिया ना क्योंकि उसका इस्तेमाल है। हाँ, हम ये मान के चल रहे कि आप याद करके आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, रिविजन भी हो जाएगा हमारा अच्छा खासा। अब जरा सवालों को बनाना सीखिए, हैंडल करना सीखिए कि आखिर सवाल हमारा बनता कैसे। देखो सवाल में क्या कहा गया है बाद में देखेंगे, लेकिन कल हमने कहा था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा हमारा बात होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हमने कहा था आपको। चलिए, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेकिन सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ आप इसका नाम दे दो, सपोज ABC, और आपको पहले से मालूम है कि यहाँ पे हमारा 90 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, और 90 के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। चलो देखो, हाइपोटेनियस के बारे में ना हमको सोचना ही नहीं पड़ता है, यानी कि वो 90 के सामने वाला हमारा कन्फर्म है कि हाइपोटेनियस होगा ही होगा। ठीक है, अब हमने आपको कल कहा था, एक बार दोबारा मेरे बातों को आप याद कीजिए। हमने कहा था कि देखो यदि ये अकेला हमारा 90 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ेंगे एंगल को तो भी हमारा 90 के बराबर आएगा, तभी तो हमारा ट्रायंगल का सम 180 हो पाएगा। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यदि ये अकेला 90 डिग्री है और ये अकेला हमारा जो भी होगा, लेकिन होगा तो 90 से कम ही, ये भी आप मानते हैं। और उसी प्रकार से यदि ये हमारा अकेला 90 है, ये जो भी होगा लेकिन होगा तो 90 से कम ही, है ना। और जो 90 से कम होता है उसको हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। ये आपने बना दिया राइट एंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, सवाल में क्या कहा गया था। सवाल में कहा है गिवन सेक थीटा, जैसे ही हमारे सामने आया सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू पता करो क्या होता है, h/b, है ना। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि सर यहाँ पे थीटा लिखा गया है और कल आपने थीटा यहाँ पे लिखा था, तो हम थीटा कहाँ पे लेंगे, थीटा यहाँ पे ले या फिर यहाँ पे ले। देखो जब भी आपके सामने थीटा आए ना, आप दोनों जगह ले सकते हो, यहाँ पे भी आप थीटा लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो, चलेगा हमारा। लेकिन हमेशा आप अच्छे तरीके से समझने के लिए, बनाने के लिए कोशिश करना कि थीटा को नीचे लिखा जाए। ठीक है, तो यदि हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया, समझिए ध्यान से, पहले समझा रहे, क्वेश्चन पे भी नहीं आ रहा है,
क्वेश्चन से पहले कुछ बातें हैं, पहले वो समझिए। यहाँ पे थीटा का जिक्र हुआ है और थीटा हम लोग दो जगह पे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात फिर से बताइए हमको, थीटा कहाँ पे लिखते हैं? जब हमको एग्जैक्ट एंगल नहीं मालूम हो। जैसे आपको मालूम है कि ये 90 है, इसके लिए तो लिखना ही नहीं है। ये वाला और ये वाला हमको नहीं मालूम है कितना होगा, 40-50 भी हो सकता है, 35 और कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है। तो थीटा का इस्तेमाल हम यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या दो जगह पे करेंगे एक बार में? नहीं, एक ही बार करेंगे किसी एक ही जगह पर। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि थीटा का इस्तेमाल नीचे किया जाए। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और हमने कहा था कि परपेंडिकुलर के सामने यानी कि 90 के सामने जैसे हमारा हाइपोटेनस होता है, और अभी आपने थीटा यहाँ पे मान लिया है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा? अरे भाई परपेंडिकुलर, याद करो पिछले वाला क्लास, थीटा के सामने वाला जस्ट साइड हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और जब बच गया वो तो हमारा ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आइए अब आप सवाल पे, अब आपसे सवाल बनेगा। सवाल में कहा गया है सेक थीटा। जैसे ही सेक थीटा हमारे सामने आया, वैसे ही आप तुरंत पता कीजिए कि सेक थीटा का मतलब क्या होता था? h बाई बी, यानी कि रेशियो में दिया गया h बाई बी। इसका मतलब ये हो गया कि ये 13 हमारा h है और ये 12 हमारा b है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? यहीं पे हमको समझाना था कि ये आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब जरा समझिए थोड़ा सा और गहराई से। हाइपोटेनस हमारा 13 है, इट मीन्स ये हमारा 13 हो गया, और बेस हमारा 12 है, इट मीन्स हमारा ये 12 हो गया। ओके, क्या ये आपका दिया हुआ है? परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक बात ना मेरे मन में फिर से सवाल आ गया कि थीटा हम यदि यहाँ पे नहीं मानते, थीटा यहाँ पे मानते, तो हमारा परपेंडिकुलर ये वाला हो जाता, और हाइपोटेनस तो हमको मालूम ही है, तो फिर हमारा बेस ये वाला हो जाता। आप थीटा यहाँ पे मानो या फिर यहाँ पे मानो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हाँ ये हमारा हो गया, आगे बढ़ा जाए। इसको पहले सॉल्व करो आप। एच स्क्वायर का मतलब कितना? 13 का स्क्वायर। पी का स्क्वायर का मतलब कितना? ए बी यानी कि पी स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का कितना होता है मेरे हिसाब से? 169। हाँ, ए बी का स्क्वायर पूरा कर लेंगे इसको, प्लस 12 का स्क्वायर 144। 169 में माइनस करो 144 को, आपको मिलेगा ए बी का स्क्वायर। आगे बढ़िए, कितना आएगा? माइनस करेंगे तो 9 में 4 गया 5, हाँ 25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। आगे बढ़िए, तो रूट अंडर में चल जाएगा हमारा 25 इक्वल्स टू ए बी, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा अब एक एक करके रेशियो को निकालेंगे। पहले समझिए ध्यान से, टाइम मिलेगा लिखने का बहुत। पहला रेशियो हमारा कौन सा है? साइन थीटा, और थीटा हमारा अभी फिलहाल यहीं पे रहेगा, हर किसी के लिए थीटा यहीं पे रहेगा। ठीक है, और इस वाले केस के लिए हमारा थीटा यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। ठीक है, आगे बढ़िए। साइन थीटा का मतलब वहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मीन्स यहाँ पे आ जाइए अब नाउ। साइन थीटा का मतलब वहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना निकाला आपने? 5, और हाइपोटेनस कितना है? 13। हो गया हमारा आंसर, पहला वाला कंप्लीट। हाँ सबका एक एक करके, वो आसान हो जाता है जब एक बार आप ये निकाल लेते हो ना तीनों, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो फिर वो आसान हो जाता है। चलिए उसके बाद साइन थीटा के बाद आ जाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहता है? कॉस थीटा कहता है b बाई एच, इट मीन्स 12 बाई 13। 12 बाई 13, बात समझ में आ रही है? चलिए कॉस के बाद क्या है? tan थीटा। tan थीटा हमारा है p बाई b, इट मीन्स 5 बाई 12। 5 बाई 12। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा,
tan के बाद क्या है हमारा cosec, cosec थीटा, cosec थीटा है h बाई p, h मतलब कि 13/5, ठीक है। उसके बाद sec का नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पहले से दिया हुआ था। हालांकि आप चाहो तो लिख दो, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, चलेगा। sec थीटा तो आपको अच्छा देखते हैं कि सही में आता है कि नहीं। क्या है h बाई b, h मतलब 13, बेस मतलब 12, क्या सही है, बिल्कुल सही आ गया हमारा जो दिया हुआ था। और एक लास्ट बच गया हमारा cot थीटा, हमारा क्या होता है b बाई p, यानी कि 12/5, बस हो गया, यही हमारा आंसर है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, जब हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ देना तो सबसे पहले आपको ये तीनों का तीनों साइड मालूम होना चाहिए। पहला मालूम चल गया तो फिर आप जो उसका रेशियो उसके ऊपर पुट करते जाओ, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल में कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आई है। बस यहाँ पे आपको समझना ये है ना कि जहां पे आप थीटा लिख देंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बस, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब कि h बाई बी दिया हुआ है। तो जब हमारा एक बार परपेंडिकुलर मालूम चल गया, हाइपोटेनस भी मालूम चल गया, तो बेस तो ऐसे मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब वो वाला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल ना सेम टू सेम यही है, बस इसमें कंफ्यूज आपको क्या कर देगा, यहाँ पे सेक ए लिख दिया। अरे सेक ए का मतलब सेक थीटा समझो, ये कहना क्या चाह रहा है बताते हैं, देखो ध्यान से। चलो इस ये जो भी कह रहा है बाद में देखेंगे, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल, सवाल में जो भी है बाद में देखा जाएगा, पहले एक राइट ट्रायंगल। चलो इसका नाम सपोज आप कर दो ए बी और सी, ठीक है। और आपको मालूम है यहाँ पे हमारा 90 है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस में हमको कोई झंझट नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पे झंझट है परपेंडिकुलर और बेस में। अब यहीं पे पहचानो, कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे तो आपके सामने थीटा दिया हुआ था तो आपने सिंपली थीटा यहाँ मान लिया या फिर आप यहाँ पे मान लिए, लेकिन यहाँ पे ना आपको सबसे बड़ा हिंट दिया गया है। क्या हिंट दिया गया मालूम है, यहाँ पे कह रहा है ना कि देखो सेक थीटा जो लोगे ना आप वो ए पर लोगे। इसका कहने का मतलब ये है, समझना ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है सेक ए इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हिंट दे रहा है कि आप सेक थीटा यानी कि थीटा आप कहाँ पे लो, ए पर लो। तो ए हमारा कहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर दिख रहा है, इट मीन्स हमारा थीटा यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि थीटा आपने यहाँ पे लिया है तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला जस्ट क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो बच्चे का ना कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि सर सेक थीटा आपने पढ़ाया, थीटा के बदले ए दे दिया, और अच्छा काम किया, देखे हिंट दे दिया आपको कि थीटा कहाँ पे लेना है। यदि मान लो यदि यहाँ पे ए नहीं लिखा रहा था, केवल हमारा यहाँ पे सेक थीटा रहा था, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप थीटा चाहो तो यहाँ भी ले लो या तो यहाँ पे ले लो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि नहीं आपको थीटा लेना है ए पे, वो आपको हम हिंट दे रहे हैं, बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब आपने चूंकि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता कर लिया है, तो अब पता करते हैं कि सेक ए 3/4 दिया हुआ है, इट मीन्स h बाई बी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर में दिया गया है वो h है और नीचे में जो दिया गया है वो b है। तो अब b और h कहाँ कहाँ है उसका वैल्यू लिख लो। जैसे b हमारा 4 है, इट मीन्स ये हमारा 4 है, और h हमारा 3 है, इट मीन्स ये हमारा 3 है। क्या परपेंडिकुलर मालूम है आपको, नहीं मालूम है, निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बात समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आए तो पूछना है, नहीं तो फिर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ना आपको एकदम बोरिंग लगेगा, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग यदि देखा जाए तो। चलिए बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। होता है इसका h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब कितना, BC का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर का मतलब कितना, 4 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, h बाई बी होता है ना सेक का, चलो ठीक है, 3 3 जा 9, लेकिन ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सेक
ए है हमारा 3/4, वैल्यू देखो तो 3/4 ही है, हाँ 3/4 है। एक मिनट रुक जाओ बस, 3/4 थीटा ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो ये हमारा बेस हो जाएगा 4 और ऊपर में हाइपोटेनस हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। एच स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और इसका हो गया इतना 4 4 16। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो देखा जाए फिर। 3 3 जा 9 बराबर 4 4 जा 16। आगे बढ़िए फिर, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो फिर आंसर माइनस में आ रहा है ना। नहीं फिर काम कर सकते हैं ना, ए बी और बी सी को यहाँ लाएंगे तो ऐसा है। कॉस ए और tan ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो बी और एच, बी और एच। क्वेश्चन गलत है, क्या है था क्वेश्चन? अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक। वही तो हम सोचे कि इसका आंसर माइनस में कैसे आ सकता है, माई मिस्टेक। यहाँ पे हम क्वेश्चन ही गलत लिखे थे, यहाँ पे साइन ए है, साइन है ना। चलो सॉरी, इसके लिए माफी चाहेंगे, क्वेश्चन ही गलत था, खैर कोई बात नहीं, अब सही है। तो इट मीन्स हमारा ये हो जाएगा, साइन का मतलब p/h, मतलब कि ये हमारा क्या है, p है और ये हमारा h है। बस वैल्यू को थोड़ा सा बदल देंगे, बाकी सब चीज सेम है। देखो अब ध्यान से, p हमारा 3 आ गया, p कहाँ है हमारा, यहाँ है, इट मीन्स ये हमारा 3 हो गया, और h हमारा 4 है, इट मीन्स हमारा ये 4 हो गया। अब हमको निकालना है बेस, बेस निकालना है। चलो थोड़ा सा बस मिस्टेक, वही तुम सोचे कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है ना, खैर कोई बात नहीं। अब एच स्क्वायर का मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए बी का स्क्वायर, क्योंकि वही तो हमारा बेस है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से आप कनेक्ट करके यहाँ पे देखो, 4 4 जा 16 बराबर 3 3 जा 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, 16 में 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा, हाँ 7 7 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये हमारा रूट अंडर 7 बराबर हो जाएगा ए बी, इट मीन्स ए बी का भी वैल्यू हमारा आ गया रूट अंडर 7। ठीक है ना। चलिए, तो तीनों चीज हमको मालूम चल चुका है। अब हम लोग निकालते हैं क्या पूछा गया, जरा देखा जाए ध्यान से। कॉस ए, कॉस ए का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि देखो, अब ये हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ए है तो वही रहेगा, अब इसको बार बार बदलना नहीं है। कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का मतलब b/h, कॉस ए का मतलब b/h, और इस केस में हमारा बेस कौन है, चलो यहाँ पे आ जाओ। नाउ कॉस ए b/h, इट मीन्स b हमारा रूट 7 है और h हमारा कितना है 4, हो गया कॉस ए का वैल्यू। ठीक है ना। आगे बढ़िए फिर, tan a में आ जाओ, सॉरी tan a, चलो tan a में हमारा क्या होता है, देखो p/b, और p कितना है 3 और b कितना है रूट अंडर 7। बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर, देखो ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से सारा क्वेश्चन हमारा बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 दिया जाए, दे लिख लो जल्दी, नहीं तो मिटाएंगे फिर। हालांकि वहां पे बना सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा देखने में। हो गया, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, सब एनसीईआरटी का पहले बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, देखिए गिवन, अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग सब भी है। गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू
8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। चलो देखा जाए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे ना इस प्रकार का यदि दिया हुआ रहे, अच्छा याद करो तो हमने कल क्या बताया था आपको, हमने आपको बताया था कि यदि साइन थीटा दिया हुआ है इसका मतलब आपको साइन इंटू थीटा नहीं समझना है, यानी कि ये बराबर नहीं होते हैं। तो जरा यहाँ पे देखो तो कॉट ए का मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा, सिंपल समझो, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो नहीं है, ये दोनों हमेशा पहले से रहेगा, लेकिन इसके पहले 15 लग गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। हमने केवल कल इसके बारे में बात किया था, यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको ट्रीट करो कॉट थीटा की तरह, ठीक है ना। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है? नहीं, ये ऑलरेडी फिक्स रहता है, दोनों चिपका हुआ रहता है, लेकिन ये 15 पहले है, लेकिन 15 हमारा मल्टीप्लाई में हो सकता है और होता भी है। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जरा देखो तो कॉट ए हमारा कितना था, 8 था, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब हमको कॉट ए का वैल्यू मालूम चल चुका है, तो अब हमारा आराम से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, नॉर्मल जो करते आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से, यदि हमारा एक राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस में ना आप जरा सा भी नहीं फंसोगे, आराम से बता दोगे, लेकिन दिक्कत होता है परपेंडिकुलर और बेस को पता करने में। सबसे पहले यदि वो पता कर लिया आपने तो फिर सारा सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे कहा गया है कॉट ए, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, अब इसको देखो बस, कॉट ए यानी कि आपको थीटा लेना है कहाँ पे, इसमें देखो पहले, कॉट ए का मतलब क्या, कुछ इसी प्रकार का है। कॉट ए का मतलब हो गया कि आपको थीटा लेना है कॉट यानी कि ए पे, यानी कि हमारा ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे हमारा है, इट मीन्स थीटा हमारा अभी फिलहाल यहाँ पे है। इसका मतलब हो गया कि यदि हमारा थीटा यहाँ पे है तो ये वाला साइड हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। चलो जो बच गया वो हमारा बेस होगा। अब पता करते हैं कि आखिर थीटा का रेशियो होता क्या है, सॉरी कॉट का, b बाई पी। इसका मतलब हो गया कि पहला वाला जो दिया गया है वो आपका क्या है, b है, और दूसरा वाला जो दिया गया है वो p है, ठीक है। तो अब देखो b कहाँ है हमारा, b हमारा यहाँ पे, यानी कि हमको 8 दिया गया है पहले से ही, और p हमारा कहाँ है, यहाँ, यानी कि 15 हमको दिया गया है, हमको निकालना है h, ठीक है। सबसे पहले h निकाल लेते हैं। ध्यान से इधर देखो पहले, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब कितना, AC का स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब कितना, 15 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, AC स्क्वायर इक्वल टू 15 का कितना होता है, 225, 225 प्लस 8 जा 64। AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो AC हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपको तीनों चीज मालूम है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइट भी। अब पूछा क्या था वो देख लो। नाउ क्या पूछा गया था, साइन ए, साइन ए, साइन ए का मतलब क्या, बस समझ में आई है जो लिखे हैं अभी यहाँ पे। चलो बताओ, तुम ही लोग बताओ, साइन ए का क्या वैल्यू होगा यहाँ पे, यानी कि पहला तो p बाई एच होता है, तो p कितना है हमारा 15, तो p 15 लिख दिए, और h कितना 17, यानी कि 15 बाई 17, कोई डाउट इसमें। चलो उसके बाद फिर सेक ए का बता दो जल्दी, सेक ए का होता है h बाई बी, h बाई बी, इट मीन्स 17 बाई बी यानी कि 8 हो गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए।
तो ये वाला भी हमारा सवाल बड़ा आसान निकला। चलिए और बनाते हैं। जितना सवाल ट्रिग्नोमेट्री में आप बनाएंगे उतना आपको ना कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री सवालों के प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री को यदि आप एक बार छोड़ दिए तो फिर भूल जाओगे, सारा कॉन्सेप्ट फिर तबाह हो जाएगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को ना इस तरीके से मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना है, रेगुलर इसको बनाना है, कुछ ना कुछ 4-5 क्वेश्चन डेली बनाना है ताकि बना हुआ रहे हैबिट। ठीक है आगे क्वेश्चन दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे हो। चलिए देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इन फिगर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना वो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक फिगर बना दे रहे हैं जो आपके बुक में दिया गया है। फिगर ये है PQR, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और ये 90 है। चलिए देखा जाए इसमें आपको फाइंड क्या करना है, देख लो। फाइंड tan P माइनस cot R। क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा है ना? है आसान, बड़ा आसान है। पहले इसको देखा जाए इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले सवाल में जो कहा गया बाद में देखेंगे। एक साइड, दो साइड, तीसरा मिसिंग है, पहले पता करो। चलो निकालते हैं जरा, देखो ध्यान से। सवाल में जो है उसको बाद में देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं हम लोग। यदि इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यदि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएं तो हमारा होगा h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अभी हमने यहाँ पे ना, अभी हमने, आपको मालूम है कि हाइपोटेनस होता है। अभी आपको यहाँ पे थीटा उटा कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, उस हिसाब से लगाएंगे। तो बताइए अभी आप फिलहाल इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, जैसे हम लोग करते हैं बचपन वाले क्लास से। देखिए h स्क्वायर का मतलब कितना, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब 12 कर लो यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्यू आर का स्क्वायर कर लो। 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169 बराबर 12 का 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 में 144 को माइनस कर दो, क्यू आर स्क्वायर कितना आएगा जरा पता किया जाए। 9 में 4 जाएगा 5, 2 25, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा, रूट में बदल जाएगा, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना, 5 इज इक्वल टू क्यू आर। चलो ये हमको मालूम चल गया, ये 5 है। बस इतना करके अब छोड़ दो अभी फिलहाल। अब समझो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में P नहीं है या फिर दोनों में R नहीं है, दोनों में वैल्यू बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो। सबसे पहले आप 10P का निकालो। 10P का, 10 का क्या होता है पहले ये बताओ। पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, पापा बोलो, यानी कि P/B होता है। देखो कैसे याद कर रखना है ऐसे, देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आदमी ना अचानक पूछे तो भूल जाता है आदमी, लेकिन तरीका मैं बता दिया था, आराम से याद कर लो। पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, पापा बोलो मतलब P/B, तो 10 का हमारा ये होता है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे समझो ध्यान से, 10 का P/B होता है, ये आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे 10P पूछा है आपसे। इसका मतलब कह रहे हैं ना कि देखो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, थीटा को आप P पे रखो, इस पे रखो, P पे रखो। यदि आपने थीटा को P पे रखा है, इसका मतलब इस वाले केस के लिए केवल परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस तो ये है ही, और ये हमारा बेस हो गया, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस केवल और केवल 10P के लिए है, कॉट R के लिए नहीं, उसके लिए अलग होगा। चलो इतना हमने कर लिया, अब इसको यहाँ पे बैठा दो। P/B यानी कि P कितना 5 और B का मतलब 12, बस 10P निकल गया हमारा। अब ये जो वैल्यू आपने लिखा, अब इसको मिटाओ, क्योंकि हमको काम करना है अब कॉट R के लिए। अब इसको मिटाओ,
और ये तो हमारा हाइपोटेनस रहेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉट का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का, यानी कि जस्ट इसका उल्टा होगा। तो क्या था? पापा हेलो बेटा हेलो पापा बोलो, पापा बोलो, इसका मतलब कॉट का हो जाएगा B/P। बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि इस बार अब आपको निकालना है कॉट R का। इट मीन्स थीटा कहाँ पे रखेंगे आप? R पे रखेंगे। तो थीटा हमारा R पे रहेगा, इसका मतलब हो गया कॉट R के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये, क्योंकि इसके सामने ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो बेस ये हमारा। और क्या कहता है कॉट R? B/P, यानी कि B कितना? कॉट R, कॉट R था, हाँ कॉट R। B का मतलब 5 और P का मतलब 12। अब ये आपने केवल अभी tan P और cot R का वैल्यू निकाला, लेकिन दोनों का आपस में माइनस भी करने के लिए कह रहा है। चलो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। नाउ क्या है? tan P माइनस cot R। tan P का वैल्यू कितना निकाला आपने? tan P का 5/12 माइनस 5/12, इसका भी आया है सेम। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे 12 आएगा, यानी कि 5 माइनस 5 करेंगे 0/12, यानी कि 0 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको दिया जा सकता है। तो अब इसको आप मिटा दो, कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आई है क्या कहना चाह रहा था ये सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा 4 नंबर हो गया, 5 नंबर डिस्कस करते हैं। जल्दी लिख लो इसको, इधर का पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन 5 दिया जाए। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। उसके बाद इसमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है ये। इसमें दो चीज पता करना है आपको, साइन A और कॉस A। दूसरे में है साइन C और कॉस C, ठीक है। चलो जरा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, डिस्कस किया जाए। एकदम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे पहले इसको क्या कहा गया है। इसमें ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल का मतलब हो गया कि एक राइट ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप वो बना लो एक, तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल हमारा। अच्छा इसमें ना क्या कहा गया है, देखो राइट एंगल जो होगा ना वो B पे होगा। तो मान लीजिए कि हमारा A है, ये B है और ये C है, और यहाँ पे 90 हमारा होता ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। आगे बढ़िए फिर। AB जो है ना इसमें 24 दिया गया है, 24 सेंटीमीटर AB, यानी कि ये हमको दिया गया है। उसके बाद BC भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हाइपोटेनस मालूम है आपको? नहीं मालूम है। सवाल में जो कहा गया बाद में देखेंगे, पहले इसको पता कीजिए, थर्ड वाला साइड। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम लोग हाइपोटेनस पता कर लेंगे, तो फिर जो सवाल में कहा गया है ना वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखा जाए, फॉर्मूला तो कहता है h² इक्वल्स टू P² प्लस B²। h² का मतलब कितना? AC का स्क्वायर, और P² का मतलब कितना? 24 अभी आप फिलहाल मान लीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस B² का मतलब 7 का स्क्वायर। AC² इक्वल्स टू
24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 इंटू 24, 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 4 6 576 576 प्लस 49 कितना होगा? 625। 625 होगा। तो AC हमारा रूट अंडर में 625 आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर में है सब, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कर लो, यानी कि ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आपने कर लिया ना, तो आगे बड़ा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखा जाए। नाउ सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है? साइन ए, साइन ए, साइन ए, ध्यान से एकदम हड़बड़ में गलती नहीं करना, आराम से बनाइए, बहुत टाइम है हमारे पास। साइन ए का पता करते हैं। साइन का मतलब होता है P/H, ठीक है। और यहाँ पे हिंट ये दे रहा है ना आपको कि थीटा कहाँ पे रखो? ए पे रखो। चलो हम यहाँ पे थीटा रख देते हैं, थीटा हमने रख दिया यहाँ पे। इसका मतलब इस केस के लिए ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये ऑटोमेटिकली बेस। तो P/H होता है, इट मीन्स P हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7 और H हमारा 25, यानी कि 7/25। कोई दिक्कत इसमें? चले इसी में हमारा एक क्वेश्चन और है, क्या है? कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है? B/H, कॉस का B/H। चलो लेकिन इसमें भी कह रहा है ना कि आप थीटा कहाँ पे रखो? ए पे ही रखो। इट मीन्स यहाँ पे भी आप थीटा रखोगे तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेनस तो ये रहेगा, ये कंफर्म है, और ये बेस, यानी कि इसके लिए भी हमारा वही रहेगा। और बेस हमारा इसमें कितना हो जाएगा? 24 बाई हाइपोटेनस, यानी कि 25। क्या 24/25 है आप लोगों का? तो दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर में है पहला साइन सी। साइन सी, साइन का मतलब P/H, यानी कि इस बार आपको कहा जा रहा है, चलो इसको पहले मिटा दो। इस बार कह रहा है कि आप थीटा कहाँ पे रखो? C पे रखो। तो यदि हम थीटा यहाँ पे रखते हैं, इसका मतलब हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो रहेगा और ये हमारा बेस। चलिए पता करते हैं। साइन सी यानी कि P/H, P/H, P/H का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना? 24 हमारा परपेंडिकुलर, और H कितना? 25 हो गया। एक और चीज पूछा गया इसमें, कॉस सी, यानी कि कॉस सी को जब आप निकालेंगे तो वहां पे भी थीटा कहां पे रखेंगे? सी पे ही रहेगा। तो रहने दो उसको, कुछ मत बदलो, सी पे है हमारा। तो कॉस यानी कि B/H, कॉस का क्या होता है? B/H। तो हमारा यहाँ पे बेस कितना है? 7 और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो 7/25 आ गया हमारा, बस। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसी प्रकार से हमारा ये सवाल बनता। अब आप ये जो लिखे हो इसको मिटा दो, हो गया। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो इस प्रकार से इसको हैंडल करना है। आगे बढ़े। चलो अब तो टाइम नहीं बचा, लेकिन कोई बात नहीं, जो बच गया सो हम लोग इसको कल कर लेंगे। देखो एक्सरसाइज 8.1 में टोटल क्वेश्चन 11 है ना? कितना किया हम लोगों ने आज? 5, 6 क्वेश्चन बच रहा है। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कंटिन्यू कर लेंगे। टाइम रहता तो थोड़ा सा और कर सकते थे, लेकिन टाइम तो है नहीं। चलो कोई बात, लेकिन जितना डिस्कस किया हमने, क्या वो समझ में आया? चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग के पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी समझ में आया होगा। देखो इसमें ना करना कुछ नहीं है, एकदम तगड़ा रिवीजन करना है, और जो क्लास में बताया जा रहा है तो उसको घर पे जाके एक बार अपने से बनाने की कोशिश करना है, बस। ट्रिग्नोमेट्री इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको बार बार कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में जानबूझ के हम स्लो चलने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए चैप्टर नया है, सवाल नया है, कॉन्सेप्ट नया है, सब चीज़ नया है, ताकि आप इसको इतने हड़बड़ी में पास ना करेंगे कुछ समझ में ही ना आए। टाइम लीजिए, रिवाइज कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।